नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज एक्ट 2021 के बारे में। अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021। जब ये लेक्चर मैं प्रिपेयर कर रहा था उस समय ये विधेयक था, लेकिन अब ये सदन में पास हो चुका है, दोनों सदनों में पास हो चुका है। तो अब ये बिल नहीं रहा, विधेयक नहीं रहा, अब ये एक्ट बनने ही वाला है, कानून बनने वाला है। अब केवल राष्ट्रपति की मुहर लगनी बाकी है। जब ये रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं तो इसको हम एक एक्ट ही मान लेते हैं। तो 5 अगस्त को इसे राज्यसभा और 3 अगस्त को इसे लोकसभा में पास कर दिया गया था। ये वाला जो कानून है, इसके तहत रक्षा सेवाओं में जो लोग काम करते हैं, जो वर्कर्स काम करते हैं, वो हड़ताल पर नहीं जा सकते, स्ट्राइक पर नहीं जा सकते। उन्हें स्ट्राइक पर जाने से रोकने के लिए अब केंद्र सरकार के पास पावर होंगे। लेकिन क्या ये अंतर्राष्ट्रीय संधियों के खिलाफ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है या नहीं? इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, और एक्चुअली में इस कानून के तहत क्या रूल्स लाए गए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अनअकैडमी ऐप पर मुझे इस आईडी पर जरूर फॉलो करें। मेरे प्लस कोर्स या स्पेशल क्लासेस की अपडेट्स आपको यहां पर प्राप्त हो जाएंगी, और इस लेक्चर का पीडीएफ pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे पहले कॉमेंट में आपको मिल जाएगा। इस बिल की आवश्यकता क्यों है, सबसे पहले ये जान लो। तो भारत में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नाम की 41 फैक्ट्रीज हैं। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है असला बारूद, मतलब जो आर्मी के लिए इस्तेमाल में आने वाली चीजें हैं। उसमें केवल हथियार ही नहीं होते, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो रोजमर्रा की उपयोग की चीजें हैं, लेकिन जो स्पेसिफिकली आर्म्ड फोर्सेस के लिए बनाई जाती हैं। तो उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए भारत में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं। ठीक है, ये याद रखना, पॉलिटी वाले ऑर्डिनेंस से अलग है। वो ऑर्डिनेंस भी यहां पर इन्वॉल्व है, क्योंकि ये वाला जो कानून है 2 महीने पहले ऑर्डिनेंस के रूप में लाया गया था, और ये ऑर्डिनेंस है। दोनों की स्पेलिंग में बस एक आई का अंतर होता है, लेकिन ये शब्द के मतलब में जमीन आसमान का फर्क ला देगा। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में क्या होता है? डिफेंस से संबंधित कई वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है, उनकी टेस्टिंग, लॉजिस्टिक्स, रिसर्च, डेवलपमेंट, बहुत सारा काम होता है। भारत में टोटल 41 ऐसी फैक्ट्रीज हैं, और याद रखना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो इन सभी को मैनेज करता है, ये एक तरह का सरकारी उपक्रम है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। बहुत कम सेंट्रलाइज्ड एजेंसीज के हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है, तो ये उनमें से एक है, और ये 200 साल पुराना बोर्ड है। अंग्रेजों के समय से ये डिफेंस प्रोडक्शन का काम कर रहा है। अब इन फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स हड़ताल पे जाएं, सरकार ये नहीं चाहती। और वर्कर्स हड़ताल पर क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ महीने पहले ये डिसीजन लिया था कि इन 41 फैक्ट्रीज को 7 PSUs के अंदर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में ढाला जाएगा। रीस्ट्रक्चरिंग होगी इन सभी कंपनीज की, इनका जो मैनेजमेंट है वो चेंज होगा, और यहां पर काम करने वाले कर्मचारी इससे खुश नहीं थे। तो सरकार इनको डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के रूप में रीस्ट्रक्चर क्यों करना चाहती है? ताकि इन फैक्ट्रीज के पास स्वायत्तता बढ़े, ऐसा सरकार का कहना है। अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, थोड़ा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आएगा, तो डेफिनेटली कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंदर एफिशिएंसी ज्यादा रहती है, और इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को और ज्यादा प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल बनाया जा सके। अभी इनमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं आता है, लेकिन ये डिफेंस के वर्क में इन्वॉल्व हैं, तो प्रॉफिट की ज्यादा यहां पर उम्मीद भी नहीं रहती सरकार को। खैर, सरकार का टारगेट ये है कि हर फैक्ट्री ज्यादा स्पेशलाइज करे, कॉम्पिटिटिव बने, प्राइवेट सेक्टर से मुकाबला करे, और ओवरऑल क्वालिटी बढ़े, और सरकार को इसकी कॉस्ट एफिशिएंसी बेहतर मिले। यानी कि कम पैसे में अच्छा काम यहां पर सरकार ज्यादा चाहती है। लेकिन इससे कर्मचारी बिल्कुल खुश नहीं थे। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो वर्कर्स एसोसिएशन है, एम्प्लॉइज फेडरेशन है, उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखी, डिफेंस मिनिस्टर को, और कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं और हम इसके लिए हड़ताल पर जाएंगे। तो इन्होंने ये धमकी दे दी कि इनडेफिनेट स्ट्राइक पर जाएंगे जब तक ये निर्णय वापस नहीं लिया जाता। अब अगर ये वर्कर्स हड़ताल पर चले जाएंगे तो फैक्ट्रियों का काम तुरंत ठप पड़ जाएगा, और इस परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार ने जून के महीने में एक अध्यादेश लाया, ऑर्डिनेंस आई वाला, ठीक है, एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2021। और इसमें गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया कि जितने भी डिफेंस सिविलियन कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर नहीं जा सकते, स्ट्राइक्स को बैन कर दिया गया। डिफेंस सिविलियन का क्या मतलब है? देखो, इन फैक्ट्रीज में काम करने वाले जो लोग हैं वो सैनिक नहीं है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के या फिर केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन जो काम करते हैं वो तो सब सिविलियंस हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो किसके लिए हो रहा है? डिफेंस के लिए हो रहा है, आर्म्ड फोर्सेस के लिए हो रहा है। तो ये जो डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉइज हैं, इनको एक स्पेशल कैटेगरी के रूप में मानकर गवर्नमेंट ने इनको हड़ताल पर जाने से बैन लगा दिया, रोक लगा दी इस पर। और जो इनके यूनियंस हैं, कर्मचारी फेडरेशन वगैरह जो होते हैं, 5 यूनियन है, इन्होंने कहा कि ये कानून ड्रेकोनियन है, और सरकार एक अध्यादेश के माध्यम से हमको हड़ताल पे जाने से या हमारे अधिकारों को रोक रही है। तो अब जब पार्लियामेंट का सेशन चालू हुआ तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि इसको बिल के रूप में पेश किया। आपको पता ही होगा, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा कि ऑर्डिनेंस को 6 महीने के अंदर अंदर एज ए लॉ पास करवाना जरूरी है। तो ये बिल लाया गया, और अब ये पास हो चुका है लोकसभा राज्यसभा दोनों में। तो इसमें क्या कहा गया है बिल में, वो हम देख लेते हैं। एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज को कैटेगराइज किया गया है कि अनिवार्य रक्षा सेवाएं कौन सी हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि कोई भी ऐसी फैक्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट जिसमें कोई सामान बन रहा है जो डिफेंस से रिलेटेड है, देश की रक्षा से संबंधित है, तो वो एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज की कैटेगरी में आएगा। दूसरा, कोई भी ऐसा एस्टैब्लिशमेंट
जो आर्मी का है, आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी नेवी एयरफोर्स किसी का भी है या उनसे किसी तरह से कनेक्टेड है, तो वो भी इसी कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। तीसरी कैटेगरी में उन सेवाओं को रखा गया है जो इन मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्रीज के काम करने के लिए आवश्यक हैं। मान लो कि कोई ऐसी सेवा है जो रोक देने पर ये फैक्ट्रीज अपना काम नहीं कर पाएंगी, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 वाली, तो उसको भी एसेंशियल डिफेंस सर्विस में माना जाएगा। इसके उपरांत ये कानून कहता है कि सरकार कोई भी सर्विस को एसेंशियल डिफेंस सर्विस घोषित कर सकती है। किसी भी सेवा को अनिवार्य रक्षा सेवा घोषित किया जा सकता है अगर उसे रोक देने से कोई भी डिफेंस संबंधित सामान का मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाता है, या फिर इन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट या फैक्ट्रीज के मेंटेनेंस ऑपरेशन में कोई बाधा आ जाती है, या तीसरा रिपेयर वर्क या मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्ट्स जो डिफेंस से संबंधित हैं वो अफेक्ट होते हैं। तो कुल मिलाकर कहीं पर भी डिफेंस से संबंधित काम रुक जाएगा, चाहे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि मेंटेनेंस का, रिपेयर का काम, इनसे जुड़ी भी जो सेवाएं होंगी वो भी एसेंशियल डिफेंस सर्विस में घोषित करी जा सकती हैं। इस विधेयक ने एक और बड़ा बदलाव क्या किया है कि देखो, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, अनिवार्य सेवाएं जो आम जनता के लिए होती हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। उसके लिए कुछ कानून बने हुए हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1947। तो इस कानून के अंदर जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस की डेफिनेशन है, अब उसमें रक्षा सेवाओं को भी डाल दिया गया है। तो एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज जो हैं, अब वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के रूप में देखी जाएंगी। इस अमेंडमेंट के अनुसार अब अगर कोई भी वर्कर हड़ताल पे जाना चाहता है तो उसे 6 हफ्ते का नोटिस देना जरूरी है। और ना केवल वर्कर्स बल्कि जो कंपनी के ओनर्स हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, अगर वो भी लॉकआउट करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि देखो, मैनेजमेंट की और वर्कर्स की नहीं बनती तो मैनेजमेंट ताला लगा देता है फैक्ट्री पे, लॉकआउट हो जाता है ताकि वर्कर्स काम ना करें और उनको तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। तो इस तरह के लॉकआउट जो एम्प्लॉयर्स कर रहे हैं या फिर जो हड़ताल कर्मचारी कर रहे हैं, दोनों ही केस में इनको 6 हफ्ते का नोटिस पहले सरकार को या जो भी हायर अथॉरिटीज हैं उन्हें देना होगा। उसके पहले हड़ताल नहीं करी जा सकती, ना ही लॉकआउट किया जा सकता है। तो अब इस बिल के कारण या इस कानून के कारण अब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी तरह के हड़ताल, लॉकआउट या ले ऑफ को रोक सकती है। ले ऑफ का क्या मतलब होता है कि अगर फैक्ट्री में काम नहीं है तो बहुत सारे कर्मचारियों को हटा दिया जाता है एक साथ बड़ी संख्या में, उसको ले ऑफ कहते हैं। तो ये एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज के अंदर इस तरह के ले ऑफ्स नहीं हो सकते। होता क्या है ना, देखो, पहले फैक्ट्रीज में जब हड़ताल वगैरह होती थी तो ओनर्स यही धमकी देते थे कि हम ले ऑफ कर देंगे, हमारे पास स्टाफ है, जो हड़ताल कर रहा है उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह के ले ऑफ्स भी अब यहाँ पर पॉसिबल नहीं होंगे और गवर्नमेंट इसके लिए स्पेसिफिक ऑर्डर पास करेगी। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट लागू नहीं होगा, इसके लिए गवर्नमेंट को एक ऑर्डर पास करना होगा और उसके अंदर ये रीजन बताना होगा कि रीजन क्या है। तो रीजंस में ये बातें हो सकती है: देश की एकता और अखंडता, सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, देश की सुरक्षा, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी। हड़ताल को रोकने के लिए सरकार एक प्रोहिबिशन ऑर्डर जारी करेगी। इस प्रकार का ऑर्डर 6 महीने के लिए लागू होगा और उसे और 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि कुल मिलाकर 1 साल के लिए इस प्रकार का ऑर्डर वैलिड रहेगा। तो जैसे ही ये ऑर्डर जारी किया जाता है उसके बाद चाहे हड़ताल या लॉकआउट चल रहा है पहले से या फिर इस ऑर्डर के जारी होने के बाद स्टार्ट किया गया है, वो सभी बंद करना होगा। इट विल बी इलीगल, वो लीगल नहीं रहने वाला है। 2 केसेस ऐसे बताए हैं इस कानून ने कि जहां पर ये वाला प्रोहिबिटरी ऑर्डर लागू नहीं होगा, यानी कि 2 एक्सेप्शंस दिए गए हैं। पहला, अगर कहीं पर मान लो बिजली की कमी है तो काम नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई जिसके कारण फैक्ट्री काम नहीं कर सकती, तो वहां पर अगर ले ऑफ होता है, यानी कि वहां पर अगर कर्मचारियों की छटनी करी जाती है, बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी से निकाला जाता है, तो ये कानून वहां पर लागू नहीं होगा। और अगर टेम्पररी या कैजुअल काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको ले ऑफ किया जा रहा है तो भी ये लागू नहीं होगा। अच्छा, अब इसमें पनिशमेंट क्या है? तो अगर कोई एम्प्लॉयर यानी कि मैनेजमेंट या मालिक लॉकआउट कर देते हैं, फैक्ट्री बंद कर देते हैं, तो 1 साल की सज़ा या 10,000 का फाइन। अगर कोई वर्कर हड़ताल कर देते हैं तो 1 साल की सज़ा और 10,000 का फाइन। और जो ऐसा हड़ताल करने के लिए उकसाता है, इंसाइट करता है, इंस्टिगेट करता है, तो उसके खिलाफ 2 साल की सज़ा और 15,000 के फाइन का प्रावधान है। और सभी जगह फाइन और सज़ा दोनों हो सकती है। इल्लीगल हड़ताल के लिए उकसाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है, उनको नौकरी से भी निकाला जा सकता है, और ये सब बिना किसी जांच के, बिना किसी इंक्वायरी के भी किया जा सकता है। और जितने भी इसमें ऑफेंसेस बताए गए हैं वो सभी कॉग्निजेबल है, यानी कोई कंप्लेन ना करे तो भी उनका कॉग्निसेंस लेकर सरकार केस दायर कर सकती है, और नॉन बेलेबल है, यानी कि बेल नहीं मिलने वाली अगर इसमें सजा हो जाती है तो, या जेल में अरेस्ट कर लिया जाता है तो। अब आप ये बात जानते ही होंगे कि हमारे देश में संविधान ने हमको प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया है। देयर इज अ राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन का अधिकार संविधान देता है। तो क्या ये अधिकार छीन लिया गया है इस कानून के तहत? तो सरकार का यहाँ पर ये कहना है, रीजनिंग ये है कि ये वाला जो बिल है या फिर ये जो कानून है, ये पर्टिकुलरली
सभी फैक्ट्रीज पर सभी समय लागू नहीं होता है। मान लो कि गवर्नमेंट को कहीं डाउट है कि इस फैक्ट्री के वर्कर्स हड़ताल करने वाले हैं और डिमांड्स उनकी अनरीजनेबल है, तो उस पर्टिकुलर फैक्ट्री के लिए एक ऑर्डर जारी किया जाएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट सभी फैक्ट्रीज पर लागू नहीं होता, उसके लिए एक स्पेशल ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो जब तक उसको इन्वोक ना किया जाए, जब तक सरकार एक स्पेशल ऑर्डर नहीं निकालती, तब तक ये कानून केवल कानून है, ये इंप्लीमेंट नहीं होता है। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस में इसको लागू किया जाएगा। दूसरी बात, ऐसा कोई भी अगर ऑर्डर आता है तो वो केवल 1 साल के लिए है, ऐसा नहीं है कि जीवन भर के लिए है। इसमें सनसेट क्लॉज रखा गया है। सनसेट क्लॉज का मतलब है कि ये कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा, कानून के अंदर ऐसा कुछ प्रावधान होता है तो उसे सनसेट क्लॉज कहते हैं। तो इसमें साफ बात लिखी गई है कि 1 साल के बाद ये लैप्स हो जाएगा, ऐसा ऑर्डर जारी नहीं रखा जा सकता। तो गवर्नमेंट कह रही है कि हमने राइट टू प्रोटेस्ट को नहीं छीना है। क्रिटिक्स ये भी कह रहे हैं कि ये कानून आईएलओ के प्रावधानों के खिलाफ है, लेकिन सरकार का मानना है कि अगर अनिवार्य सेवाओं को जारी रखना है तो फिर आईएलओ के प्रावधान इसके लिए अनुमति देते हैं। अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कन्वेंशन 87 किस पर है? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू ऑर्गेनाइज गारंटीज एम्प्लॉइज ऑफ फैक्ट्रीज टू प्रोटेस्ट पीसफुली। तो आईएलओ का कन्वेंशन 87 ये अधिकार देता है सभी फैक्ट्री वर्कर्स को कि वो विरोध कर सकें शांतिपूर्वक तरीके से, हिंसक तरीके से नहीं। तो आईएलओ का कन्वेंशन ही कहता है। लेकिन अब यहां पर एक बहुत बड़ा इशू है कि भारत ने इस आईएलओ कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया है, यानी कि हमारी संसद में इसके ऊपर कभी सिग्नेचर नहीं किए गए। भारत, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान, यूएसए, ब्राज़ील, कई सारे देश हैं दुनिया में जिन्होंने आईएलओ के इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया ही नहीं था। हम भी उनमें से एक हैं। तो अगर हम लीगली देखें तो भारत बाध्य नहीं है आईएलओ के कन्वेंशंस को मानने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ ये लेक्चर हम समाप्त करते हैं। इसका पीडीएफ आपको पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भारत के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं, उनको आप ज़रूर देखिए। और साथ ही साथ 2 तरह के पेड सब्सक्रिप्शन है, प्लस एंड आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको क्या मिलेगा? पर्सनल मेंटोरशिप बाय अ मेंटोर। जो भी कोर्स आप लें उसमें 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड यूज़ करते हैं। ऑप्शनल के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, लेकिन इस वक्त ऑप्शनल और जीएस का जो कॉम्बो कोर्स है उस पर बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। 50,000 से भी कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिल जाएगा अंडर द फ्रीडम ऑफर। इसमें आपको बैचेस यानी कि क्लासेस, मेंस टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, किताबें, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, सब कुछ एक साथ मिल रहा है। ईएमआई पर भी आप इसे अवेल कर सकते हैं। प्रिंटेड किताबें फ्री है, एक्सटेंडेड वैलिडिटी, टेस्ट सीरीज ऑफ मेंस, प्रीलिम्स बोथ, और अन्य कई सारे बेनिफिट्स इस वक्त अवेलेबल हैं। ऑप्शनल में बहुत सारे नए कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं, और साथ ही साथ ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भारत में आपको और कोई नहीं देता है जो अनअकैडमी प्रोवाइड करा रहा है। तो 11 अगस्त से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं प्लस प्लेटफॉर्म पे। डू ज्वाइन दैम सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में। 19 अगस्त से मेरा मेडिवल हिस्ट्री का कोर्स स्टार्ट होने वाला है, इसको ज्वाइन कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, यूटिलाइज देम, अच्छा स्कोर करो इनमें ताकि कॉम्बैट में संडे को अच्छा रैंक लेकर आओ। अच्छा रैंक लाओगे, स्कॉलरशिप मिलेगी, साथ ही साथ कुछ अट्रैक्टिव प्राइसेस जैसे कि आईपैड और स्पीकर्स एटसेट्रा आपको मिल जाएंगे। कहीं पर भी आपसे अनलॉक कोड या इन्वाइट कोड मांगा जाता है, यू कैन यूज दिस कोड महिपाल एंड अनलॉक ऑल फ्री कॉन्टेंट ऑन अनअकैडमी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।